खाद्यान्न संकट और उसका हल। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। एक ऐसे देश के लिए जहां लगभग 39 करोड़ एकड़ भूमि में फसल बोई जाती हो और जहां 7 करोड़ एकड़ भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो, बाहर से अनाज मंगाना न तो उसकी प्रतिष्ठा के लिए और न ही उसके आत्मसम्मान के लिए शोभा की बात है। दुनिया में और भी देश हैं जो क्षेत्रफल में भारत से छोटे हैं और जिनके पास कृषि योग्य जमीनें भी काफी कम हैं, तो भी वे अपने देशवासियों के लिए अनाज की व्यवस्था पूरी कर लेते हैं। पर आयोजन के 34 साल बीत जाने पर भी भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर न बन सका। इससे बढ़कर दुख की और कौन सी बात हो सकती है। आयात का आर्थिक दुष्फल। खाद्यान्न के क्षेत्र में हमारी अभाव की स्थिति आर्थिक विषमता उत्पन्न करती है। विदेशों से मंगाए हुए अनाज के बदले में भारत को करोड़ों रुपयों की अर्जित विदेशी मुद्रा गंवानी पड़ती है। यदि हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएं, तो हमारी करोड़ों रुपए की मुद्रा देश की विकास योजनाओं, सैनिक तथा रक्षा संबंधी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के काम आ सकती है। यदि हम विदेशी अन्न के आयात पर निर्भर रहेंगे, तो सक्रिय युद्ध काल में यह आयात एकदम बंद हो सकता है, जिससे उस समय देश को अत्यधिक कष्ट भी उठाना पड़ सकता है। खाद्य मोर्चा युद्ध मोर्चे से बड़ा। आज की रणनीति भी खाद्यान्न के आधार पर बनती और चलती है। गत 2 महायुद्धों के अध्ययन से इस संबंध में जो जानकारियां मिली हैं, उनका आज हमारे लिए बड़ा महत्व है। 1941 के महायुद्ध में जर्मनी की हार का कारण भोजन का अभाव होना ही था। 1939 में हिटलर ने सबसे पहले पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया एवं चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण की योजना बनाई थी। उसमें उसने यह आशा की थी कि यह देश जल्दी ही अन्न के कारण मैदान छोड़ जाएंगे। सन 1965 के भारत और पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका की दिखाई गई शक्ति भी यह सोचने को विवश करती है कि कोई भी देश यदि राजनीतिक दखल नहीं चाहता और रणनीति में दूसरों के आश्रित नहीं रहना चाहता, तो उसे खाद्यान्न के मोर्चे पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। भोजन के बिना सैनिक लड़ भी तो नहीं सकते। भोजन का प्रश्न एक निर्णायक महत्व रखता है। रक्षा के साधन जुटाने के लिए जहां हमें धन और सोने की जरूरत है, अनाज की आवश्यकता उससे भी अधिक है। यदि हम चाहते हों कि कोई अन्य देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे राजनीतिक सिद्धांतों में दबाव न डाले, तो अन्न के मामले में हमें आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। पेट के लिए भारत को विदेशियों के यहाँ गिरवी नहीं रख सकते। हमें अपने खान पान, कृषि साधन, रहन सहन में इस भांति परिवर्तन करना ही पड़ेगा, जिससे 10% अनाज की कमी को पूरा करके देश को अनाज के संबंध में स्वावलंबी बना सकें। भूख मुक्ति आंदोलन और किसान। युग निर्माण योजना की पृष्ठभूमि यह है कि राष्ट्र के सामाजिक जीवन में धार्मिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक आदर्शों का पुनर्जागरण हो। इस प्रकार का जीवन मनुष्य के लिए सुलभ भी है, सुखद भी। फिर भी लोगों की मनोवृत्तियां अभी धार्मिक तथ्यों की ओर नहीं जाती। धर्म में लोगों की रुचि नहीं है। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि लोगों को प्रारंभिक आवश्यकताओं की चिंता से मुक्ति नहीं मिलती। खाद्यान्न की समस्या भी उन मूल आवश्यकताओं में से ही है, जिनके बिना न तो मनुष्य धार्मिक रह सकता है और न रहकर उसमें देर तक टिक ही सकता है। नहीं संभव भूखे भजन। एक बार स्वामी विवेकानंद शिकागो में हिंदू धर्म की सर्वोपरिता पर व्याख्यान कर रहे थे। उनका भाषण बड़ा दार्शनिक था। गहन तथ्यों और सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों का उन्होंने ऐसा सुंदर विश्लेषण किया कि श्रोता मंत्रमुग्ध रह गए। पर अभी भाषण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था कि एक अमेरिकन ने खड़े होकर पूछा, महाशय, यदि आपका धर्म इतना व्यापक और विशाल है, तो आप अपने भारतीयों को क्यों नहीं धर्मनिष्ठ बनाते? अमेरिका वालों को धर्म सिखाने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? इस प्रश्न ने एकाएक स्वामी जी को गंभीर कर दिया। एक भी पल रुके बिना तत्काल जवाब दिया, भारतवर्ष को अंग्रेजों ने इतना गरीब बना दिया है कि वे अब धर्म को समझने की स्थिति में नहीं रहे। उन्हें आज धर्म नहीं, रोटी की आवश्यकता है। स्वामी जी का उक्त कथन आज हमारे सामने स्पष्ट है। भूख से मुक्ति का आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो हम सभी के दिलों में सहानुभूति उत्पन्न करता है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था
कि भगवान गरीबों के समक्ष रोटी के सिवा किसी दूसरे रूप में नहीं आ सकता, तो भूख से मुक्ति का मतलब अंततः यही हुआ कि अच्छा खाद्यान्न अधिकाधिक पैदा किया जाए। यह कार्य मुख्य रूप से किसान का है। किसान अन्नदाता है, अतः प्रजा के लिए अन्न की सुविधा उत्पन्न करना उसी का काम है। सरकार और उपभोक्ताओं का केवल आंशिक सहयोग हो सकता है। किसान जिन्हें समझना और करना है। भारतवर्ष में 80% व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि करते हैं। यह संख्या इतनी अधिक है कि यदि सभी किसान निश्चय कर लें कि वे राष्ट्र को किसी भी हालत में भूखा नहीं मरने देंगे और इस संकल्प को रचनात्मक रूप दे दें, तो भूखमरी 2 वर्ष में ही न जाने कहाँ चली जाए। किंतु हमारा किसान अभी अनपढ़ है, उसे खेती मजबूरन करनी पड़ती है, शौक से नहीं। आजकल के जो पढ़े लिखे नवयुवक निकलते हैं वे नौकरी के लिए शहरों की ओर भागते हैं, इसलिए कृषि कार्यों में कोई सुधार नहीं हो पाता। किसानों के प्रशिक्षण की आज सबसे अधिक आवश्यकता है। यह कार्य चाहे समाज सुधारक करें अथवा सरकार। लोकसेवी संस्थाओं, विद्यार्थियों को भी इसमें हाथ बटाना चाहिए। चूंकि यह युग निर्माण आंदोलन का भी एक रचनात्मक कदम है, अतः अखंड ज्योति परिवार को भी इन कार्यों में अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। अन्न मोर्चा किसान संभालें। राष्ट्र संकट में गुजर रहा है। सभी क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, तो किसान को भी चाहिए कि वे अन्न मोर्चे पर किसी से पीछे न रहें। अब उन्हें धन की दृष्टि से फसलों की आवश्यकता का परित्याग करना चाहिए। गन्ना, जूट, चाय आदि का क्षेत्रफल कम किया जाए और गेहूं, चावल, आलू तथा शाक भाजी के उत्पादनों पर अधिक ध्यान दिया जाए। आलू की उपज बढ़ाई जाए तो उससे एक ही खेत में साल में 2 फसलें हो जाती हैं और पैदावार भी अच्छी होती है। बैंगन, टमाटर, गोभी, लौकी, कुमड़ा, काशीफल, तोरई, टिंडे, शलजम, मूली, पालक, बथुआ, मेथी आदि शाक भाजियों की फसलें अधिक से अधिक बढ़ाई जाएं, ताकि कम जमीन से काफी पैसा मिले और उनका दोहरा उपयोग हो जाए। शाक सब्जियों का एक स्वतंत्र आंदोलन भी चल सकता है और एक सहायक आजीविका के रूप में अपनाया जा सकता है। शाक भाजी की मात्रा बढ़े तो लोगों को अन्न की कमी से काफी राहत मिले। स्वास्थ्य का सुधार होने का लाभ तो उससे अनायास ही मिल सकता है। जल्दी होने वाली फसलों में जैसे बाजरा, मक्का, मेड़ुआ, चना, मटर आदि का उत्पादन क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। गांवों में जितनी जमीन उपलब्ध हो उसका 1 इंच भाग भी बेकार न जाने देना चाहिए। घरों के आसपास भी आलू, शकरकंद, अरबी आदि शाक सब्जियों का उत्पादन करना चाहिए। सिंचाई के साधन विकसित हों। भारतवर्ष में किसान अब तक सिंचाई के लिए अधिकांश प्रकृति पर ही निर्भर रहे हैं। वर्षा हो जाए तो भली भला, अन्यथा सूखा पड़ा। अब इधर की उपेक्षा अच्छी नहीं। सिंचाई के लिए कुएं खुदाने, तालाबों और पोखरों में बांध लगाने और बेड़ी चलाने का कार्य भी किसानों को करना चाहिए। सिंचाई के लिए पर्याप्त साधन हो तो कृषि बढ़ाने में काफी हद तक मदद मिल सकती है। इसके लिए नए किसानों को अधिक से अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। विकास खंडों के माध्यम से सरकार जो सिंचाई के साधन प्रस्तुत कर रही है और जो अभी हमारे परंपरागत अभ्यास में नहीं है, उनका प्रयोग खुलकर करना चाहिए। नए यंत्र, पंप, बिजली, ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, बीज आदि की जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, उनका पूरा उपयोग करना चाहिए। यदि इन्हें खरीदने में पैसे की कठिनाई जान पड़े तो सरकारी समितियों का निर्माण कर इनको उपलब्ध किया जा सकता है। पर अब किसानों का उद्देश्य यह रहे कि अभी जो 4-5 भाग जमीन की सिंचाई नहीं हो पाती, उसके लिए भी सिंचाई की व्यवस्था हो जाए और प्रकृति के भरोसे न रहना पड़े। खाद की सुविधा के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि गांवों का गोबर बर्बाद न किया जाए। जो अमोनियम सल्फेट आदि रासायनिक खादों का साधन नहीं जुटा सकते, उनके लिए गोबर की खाद हीरा है। खेद है कि गांव वाले इस बहुमूल्य खाद को उपले बनाकर जला डालते हैं। गोबर डालने के स्थान भी खुले होते हैं, जिससे हवा और सूर्य की रोशनी के द्वारा यह खाद व्यर्थ सूखती रहती है। सिंचाई के बाद इस समस्या को हल किया जाना जरूरी है। गोबर कंपोस्ट गड्ढों में ही डाला जाए और उसे मिट्टी की परत से ढकते रहा जाए। समय समय पर उसमें पानी का छिड़काव भी होता रहे ताकि गोबर भीतर ही भीतर सड़ता रहे।
जानवरों के बांधने के स्थानों को तराश कर इस तरह ढालू कर लेना चाहिए कि किसी बर्तन में उनका मूत्र नालियों द्वारा एकत्रित होता रहे। इसे भी चाहे तो कंपोस्ट गड्ढों में छिड़कने के काम ले सकते हैं। किसानों को खाद बनाने की सही पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। साथ ही दूसरी सस्ती और सुलभ खादों की जानकारी भी उन्हें मिलनी चाहिए। हरी खादें कृषि की उपज बढ़ाने में बड़ी उपयुक्त होती हैं। ढैंचा, फुलसन, नील आदि को बोकर जब वे कुछ बड़े हों तो उस खेत को जोतकर इन्हें खेत में ही पलटकर खाद का काम लेना चाहिए। यह खाद बड़ी उपयोगी होती है। सरकारी खादों का भी सुविधानुसार प्रयोग हो तो अच्छा है।